फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के क्वेश्चनों को मिश्र रूप से पढ़ने वाले हैं। आज हमारे मिक्स जो क्वेश्चन हैं हम उन्हें एक एक करके हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा कंगारू मदर केयर के फायदे। कंगारू मदर केयर है उसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि कंगारू मदर केयर किसे दिया जाता है और कौन दे सकता है। तो दोस्तों, जिस बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम होगा उस बच्चे को आवश्यक रूप से कंगारू मदर केयर की आवश्यकता होती है। और यह दोस्तों केयर माता के द्वारा, नर्स के द्वारा, पिता के द्वारा या फैमिली से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो दोस्तों, इसे हम कंगारू मदर केयर कहेंगे। इसके ऑप्शन है हमारे हाइपोथर्मिया के जोखिम को कम करना। दूसरा ऑप्शन है स्तनपान को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों संक्रमण से बचाव और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, कंगारू मदर केयर के फायदे क्या हैं। इससे हाइपोथर्मिया के जोखिम को हम कर सकते हैं। बच्चे की बॉडी के शरीर के तापमान को हम नियंत्रण कर सकते हैं। स्तनपान को बढ़ा सकते हैं और संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। यह सभी कंगारू मदर केयर के फायदे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। आहार नाल में अम्लीय आहार क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर के आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl। क्या दोस्तों? HCl पाया जाता है, जो क्या करता है? यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कौन करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा पित्तरस। क्या है दोस्तों? पित्तरस। पित्तरस का क्या कार्य होता है? यह भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों पित्तरस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप होती है। अर्थात पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा अंग है जो हमें जे अक्षर के रूप में दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है मुंह, दूसरा है दोस्तों आमाशय, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में आंत और चौथा है यकृत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आमाशय। आमाशय है जो दोस्तों आमाशय की आकृति जे के रूप में होती है। और आमाशय में क्या होता है दोस्तों? आमाशय में भोजन का पाचन होता है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? तो आमाशय में सबसे अधिक मात्रा में 4 से 5 घंटे तक भोजन क्या होता है? स्टोर होता है और धीरे धीरे क्या होता है? इसका पाचन होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कौन करता है। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है एमाइलेज और चौथा है लाइपेज। तो दोस्तों, जो पेप्सिन होता है यह एंजाइम को प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज, लाइपेज ध्यान रखिएगा यह वसा का पाचन करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। जो भी हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है तो हमें पाचन की क्रिया में कौन सा ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन हमें दिखाई देता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। पहला है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, दूसरा है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तीसरा है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अर्थात भोजन की पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो है भोजन रासायनिक रूप से हमें ऊर्जा रूप जो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। तो हमारे ब्लड में दोस्तों, हमारे रक्त में, हमारे शरीर में भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन कौन करता है। पहला ऑप्शन हमारे पास में प्लाज्मा, दूसरा है दोस्तों WBC जिसे हम श्वेत रुधिर कणिकाएं के नाम से जानते हैं, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है लाल रुधिर कणिकाएं RBC। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लाज्मा। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा में क्या क्या होता है? भोजन के कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के जो घुलित रूप होता है इसका परिवहन करता है। और ये प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड में। तो ब्लड में क्या क्या होता है दोस्तों?
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सभी पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, खालिस्तान में हार्मोन समानता उपस्थित होते हैं, अर्थात हार्मोन समानता अनुपस्थित होते हैं, सॉरी एब्सेंट पूछा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा बंदरों में, दूसरा है बिल्लियों में, तीसरा दोस्तों जीवाणु में और चौथा चूहों में। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि जीवाणुओं में किसी भी तरह के कोई भी हार्मोन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जीवाणुओं में हार्मोन जो है समानता अनुपस्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन कैसे हैं, सत्य हैं। गलत विकल्प का चयन करना है हमें। तो जो ऑप्शन दिए हमें उसमें से क्या करना है, सभी सही चुनना है, सभी सही में से गलत ऑप्शन चुनना है, अर्थात 4 में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो गर्भावस्था उपकरण के उपयोग के संबंध में वह नहीं होगा सही। तो देखते हैं हमारे अगले ऑप्शन क्या है। हमारे पहला ऑप्शन है हमारा, इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उनमें देरी के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दोस्तों, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यह बिल्कुल सही है गर्भ निरोध उपकरण के बारे में। यह क्या करते हैं, गर्भ निरोधक उपकरण, इनका उपयोग करने से गर्भावस्था को रोकने या उनमें देरी में इसका उपयोग किया जा सकता है। गर्भ निरोधक का उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रिया जनन की होती है उसमें यह अवरुद्ध उत्पन्न कर सकता है गर्भ निरोधक गोलियां। और चौथा है, गर्भ जनसंख्या की अनियमित वृद्धि को रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है। इसमें से गलत कथन दिया है, तो इसमें दिया है इनका कोई अनुषंगी साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि दोस्तों इसके कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसके कारण, गर्भ निरोधक गोलियों के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत में प्रतीत दिखाई देता है, अर्थात दोस्तों हमें ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें क्या होता है, यौनारंभ के परिवर्तन जो होते हैं उसमें वह परिवर्तन नहीं होता है। पहला है दोस्तों नाखूनों में वृद्धि, दूसरा है दोस्तों लंबाई में अचानक वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है आवाज़ बदलना और चौथा है दोस्तों शरीर के आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाखूनों में वृद्धि। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यह नाखूनों में वृद्धि तो बचपन से लेकर मृत्यु तक यह बढ़ते रहते हैं, इससे यौनारंभ का कोई संबंध नहीं है। किंतु लंबाई में अचानक वृद्धि होना, आवाज़ बदलना, शरीर के आकार में परिवर्तन होना, यह सब किसके लक्षण हैं, तो यह है यौनारंभ की शुरुआत के प्रतीक के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके, तीसरा ऑप्शन है युग्मनज को नष्ट करके और चौथा है रजोधर्म को रोककर। तो दोस्तों गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं वह किस प्रकार नियंत्रण करती हैं जन्म में, तो वह इसका कार्य होता है शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके, सॉरी उसका है अंडाशयों से अंडों का मुक्त होना रोककर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। हमसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से हमें यह देखना है कि कैल्शियम का स्रोत कौन सा नहीं है। पहला है पनीर, दूसरा है कोलार्ड ग्रीन्स, तीसरा है दोस्तों अंजीर और चौथा है गाजर। तो दोस्तों कैल्शियम का जो समृद्ध स्रोत नहीं है वह है गाजर, क्योंकि गाजर किसका स्रोत है दोस्तों, यह है हमारे विटामिन ए और विटामिन ए का। ठीक है दोस्तों, तो पनीर, अंजीर, कोलार्ड ग्रीन्स यह कैल्शियम के स्रोत हैं और गाजर इसका स्रोत नहीं है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सामान्य जुकाम के लिए इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है दोस्तों विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन बी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सामान्य जुकाम के लिए जो होता है इलाज के लिए विटामिन हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम उपयोग करेंगे विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर है, विटामिन सी का उपयोग सामान्य जुकाम के इलाज के लिए हम उपयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों एचआईवी से बचना? आइए देखते हैं। पहला है क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैलता है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है। तीसरा है दोस्तों क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षाघात होता है। और चौथा है दोस्तों क्योंकि एचआईवी का कोई उपचार नहीं है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पूछा है उसने कि कौन संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्योंकि इसका चौथे नंबर का ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लिखा है एचआईवी का कोई उपचार नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा एचआईवी से संक्रमित होने से बचना चाहिए। जितने भी इसके जो लक्षण हैं उनको, जैसे कि संक्रमित सुई का उपयोग करना, यौन क्रियाएं जो हैं उन पे सबसे विशेष ध्यान देना चाहिए और एचआईवी से बचना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, क्या सुरक्षित यौन संबंधी एचआईवी के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? यह इसमें प्रश्न में पूछा गया है, क्या केवल एचआईवी से केवल यौन संबंध से ही बचा जा सकता है? यौन संबंध से बचने पर क्या एचआईवी नहीं होगा? यह इसका एकमात्र तरीका है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, हाँ यह एकमात्र तरीका है और कंडोम का उपयोग किया जाना अनुशंसित है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, नहीं एचआईवी संक्रमण मुख्यतः ड्रग्स के सेवन से फैलता है। तीसरा है दोस्तों, नहीं इसका सबसे सुरक्षित तरीका जो है यौन क्रियाओं को पूरी तरह से बचना है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, नहीं इसके कई अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रक्त के अवधान को रोकना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर चार, नहीं इसके क्या है अन्य तरीके हैं जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग से और संक्रमित रक्त के अवधान से। तो हमें एचआईवी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए, अर्थात यौन संबंधों को हम उससे बचा जा सकता है। और संक्रमित सुइयों के उपयोग से और संक्रमित रक्त के आघान से हम एचआईवी को रोक सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे दोस्तों, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? अर्थात निद्रा रोग किस के कारण होता है? तो हम इसमें ऑप्शन दिए हैं, घरेलू मक्खी, दूसरा है दोस्तों मच्छर, तीसरा है सीसी मक्खी और चौथा है सिक्ता मक्खी। तो दोस्तों निद्रा लूतर जो रोग होता है वह मक्खी के कारण होता है और मक्खी कौन सी होती है? वह सीसी मक्खी होती है। कौन सी दोस्तों? सीसी मक्खी के कारण निद्रा लूतर रोग उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? पहला है आंत ज्वर, दूसरा है दोस्तों खसरा, तीसरा है गठिया और चौथा है इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों संक्रामक जो बीमारी नहीं है वह हमारी कौन सी है? गठिया। गठिया रोग संक्रामक बीमारी नहीं है। इन्फ्लुएंजा, आंत ज्वर, टाइफाइड जिसे हम टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, और खसरा यह कैसे हैं? संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है ल्यूकेमिया, दूसरा है मस्तिष्क ज्वर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में पोलियो और चौथा है छोटी चेचक। तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी को प्रभावित कौन करता है? यह करता है मानव शरीर में यह ल्यूकेमिया। क्या है दोस्तों? ल्यूकेमिया क्या करती है? मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा अधिक पानी पीना, दूसरा है दोस्तों डायबिटिक मेल्टस, तीसरा है ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना और चौथा है पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा पथरी के बनने का कारण नहीं है? दोस्तों अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना ऑप्शन नंबर ए यह सही उत्तर है हमारा इस प्रश्न का, क्योंकि दोस्तों पथरी के गठन के लिए अधिक पानी पीने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि पथरी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से मतलब पथरी है तो अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों जो पथरी के गठन का जो कारण है, तो कारण भी जान लेते हैं हम। तो कारण क्या होते हैं? डायबिटिक मेलिटस, ऑक्सीडेट से भरपूर नट्स का सेवन करना, इससे भी फतरी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और फतरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन, हमें इन सब से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। आज का दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, घायल को गंभीर रक्तस्राव होने की स्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहला है पीड़ित को रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, दूसरा है साफ कपड़े एवं हाथ से सीधा दबाव, तीसरा है दोस्तों साफ कपड़े से ढकेंगे और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन देंगे। तो दोस्तों
घायल व्यक्ति को यदि गंभीर रक्तस्राव है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाएंगे। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। गंभीर व्यक्ति को रक्तस्राव होने पर साफ कपड़े का उपयोग करेंगे और उसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हाथ से सीधा दबा देंगे ताकि ब्लड बाहर अधिक ना निकले। या इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और आगे की वीडियो में आपको ऐसे ही प्रश्न चाहते हो तो दोस्तों तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप एमसीक्यूज़ पर ध्यान दें अब। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि अगले प्रश्न हम आपके लिए बहुत अच्छे लेके आएँ तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।